हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज वो सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड और फाइनल पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पहले जो मैंने पार्ट अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी की पूरी थ्योरी रिवाइज की थी और 2021 और 2020 के आधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। जो रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो एटलीस्ट वो थ्योरी वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। तो हम लोग चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। द करेंट आई इन द नेटवर्क इज, तो इस फिगर में हमें करंट की वैल्यू बतानी है, जो आई यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों डायोड्स है और डायोड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली खाली याद रखो कि डायोड जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा डायोड में तब वो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और एरो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिर्फ वो याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये करंट यहाँ जब पहुंचेगा तो ये ऐसे स्प्लिट होगा, यानी इस वाले डायोड में इस तरफ करंट फ्लो होना चाहता है, और करंट जब डायोड में जो एरो दिया गया है उसके अपोजिट फ्लो होना चाहेगा तो वो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग रिवर्स बायस बोलते हैं, ये डिटेल में सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाएगा। और वैसे इस वाले को देखेंगे तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, करंट ऐसा फ्लो होना चाहता है तो ये इसके अपोजिट है, मतलब ये भी आपका रिवर्स डायोड है ना। तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, रिवर्स बायस है। यहाँ इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो होता इसमें तो इस तरफ फ्लो होता, वैसे इसमें भी होता तो इस तरफ फ्लो होता है, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में तो करंट वापस पहुंचना भी तो है ना, यहाँ से निकला है तो, ठीक है। तो इसमें ऐसे है एरो के अपोजिट तो इसका इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, इसमें भी एरो के अपोजिट तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों पार्ट में नहीं कोई करंट फ्लो होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे सिंपली बोथ डायोड्स आर रिवर्स बायस्ड, ठीक है। सो नो करंट इन देम। तो इन दोनों डायोड्स में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो अगर कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो आप जो नया फिगर बनाओगे आप कुछ ऐसा बनाओगे, इसको नहीं ड्रॉ करेंगे, इसको भी नहीं ड्रॉ करेंगे, तो सिर्फ ये 10 फिर ये 5 फिर ये 10, ठीक है। तो 10 5 10 10 5 10। तो 9 वोल्ट 5 ओम और 10 5 10, ठीक है। तो बस अब करंट बताना था आपको आई। अब देखो ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में है ना, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते थे ये तीनों सीरीज में, लेकिन एक बार इन दोनों को हटा दिए हम लोग क्योंकि इनमें कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तब बोल सकते हैं ये तीनों सीरीज में है ना। तो और ये भी सीरीज में इनके साथ क्योंकि समय सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 20 30 30 बाय यहाँ पे 9 वोल्ट है तो करंट फ्लो जो हो जाएगा 9/30, ठीक है, यानी 0.3 एम्पियर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एस इज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, आर इज ए रेजिस्टिव वायर। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मतलब जिसका वैल्यू हमें पता हो एक सेंस में, ठीक है। इट इज फाउंड दैट बैलेंसिंग लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका वायर है 100 मीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर लंबा है ना, मीटर लेंथ वाला, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर जो है एक जॉकी के थ्रू, जो भी इसको बोलते हैं पॉइंटर जॉकी, ये आपका यहाँ पे नल पॉइंट होगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ कितने मिला है, 25 सेंटीमीटर मिला, मतलब ये 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ आर इज रिप्लेस्ड बाय वायर ऑफ हाफ लेंथ एंड हाफ डायमीटर दैट ऑफ आर बट ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। तो ये वायर जिस भी लेंथ का है, इफ ओके सॉरी आर के बदले सॉरी, तो ये वायर जितने भी लेंथ का है उसका लेंथ को आधा कर दिए, ठीक है, और डायमीटर को भी आधा कर दिए, मटेरियल सेम रखे, है ना। तो बैलेंसिंग लेंथ अब क्या हो जाएगा, वो तो बेसिकली आपको बोला गया है कि इस रेजिस्टेंस को अगर चेंज कर दे, और चेंज करने के बारे में बता दिया कैसे चेंज कर रहे, तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो ओरिजिनल आर है, मतलब पहले वाला जो आर है और एस है, इनका पहले रिलेशन निकाल ले। तो आपको पता है आर बाय एस, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ होता है, क्योंकि आपका इसमें कोई करंट नहीं है, वही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, R1 R2 R3 R4, इसमें कोई करंट नहीं है, तो R1 बाय दिस इज इक्वल टू R2 बाय दिस, और लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो सिंपली R का रेशियो शुड बी इक्वल टू L का रेशियो, ठीक है ना। ये लेंथ कितना है 25 है, और क्योंकि मीटर स्केल है तो ये कितना हो जाएगा 75, तो 25 और 75 यानी 1/3। तो आपको R और S का रेशियो पता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में R के बदले R डैश हो गया,
एस तो ऐसे ही रहेगा, और नेक्स्ट केस में लेंथ एल है तो आपको एल पूछा गया, एल डैश पूछा गया है। चलो एल डैश डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल डैश, यही बोलोगे ना आप, ठीक है ना। जब ये आर के बदले आर डैश आ जाएगा तब बैलेंसिंग लेंथ मान लो एल डैश है, तो ये तो 100 माइनस एल डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा है ना। अब अगर इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले ले तो एस वाले हमें पता नहीं, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो ले तो एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आर बाय आर डैश इज इक्वल टू 100 माइनस एल डैश बाय एल डैश इंटू 3, ये होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि एल डैश निकालना है हमें, तो ये रेशियो पता होना चाहिए। अब वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। आर बाय आर डैश की वैल्यू, आर क्या होगा रो एल बाय ए, और आर डैश क्या होगा रो एल बाय 2 डिवाइडेड बाय ए बाय 4। ए बाय 4 क्यों किए, डायमीटर को आपने हाफ किया था, अगर डायमीटर को हाफ करोगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा, और लेंथ को भी आपने हाफ किया था। तो पहले केस में लेंथ एल था तो सेकंड केस में एल बाय 2 है, पहले केस में अगर एरिया ए था तो डायमीटर हाफ हो गया तो एरिया 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, रो एल बाय कैंसल, और ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 2 हो जाएगा ना, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 ऊपर जाएगा 2, हाँ तो 1/2 है ना। तो आर बाय आर डैश 1/2 है, तो यहाँ से एल डैश मिल जाएगा 200 माइनस 2 एल डैश 5 एल डैश 200, तो एल डैश की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 40 है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, a 200 ohm resistor has a certain color code. If one replaces the red color by green color, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए वो कलर कोड वाला जो टेबल मैंने दिखाया था थ्योरी में, वो हमें पता होना चाहिए। तो मुझे तो नहीं पता, मैं बुक खोल के आपको दिखा देता हूँ, किधर होगा अपना टेम्पलेट में है ना। तो थ्योरी वाला पार्ट जो है उससे मैंने बताया था आपको कलर कोड वाला चीज़ है ना। तो बस इस टेबल को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या बोला गया है कि सर्टेन कलर कोड है, कलर कोड बताया नहीं कि, खाली ये बताया गया कि रेड कलर को हम लोगों ने ग्रीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, तो रेड को रिप्लेस कर दिया ग्रीन से, ठीक है। अब आपका रिप्लेसमेंट से पहले रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम, ठीक है। ओके, तो यहां पे हम लोग ये देखें, ये क्या हो गया, इसको कुछ भी खुल जा, ये बंद हो गया था अचानक से, आ रहा है ना, ठीक है। तो 200 ओम को अगर हम लोग 200 ओम अगर हम लोग कोड करना चाहे कलर कोड, ठीक है, तो इसमें क्या क्या कलर आएगा वो देखते हैं। तो 200 के लिए आप देखोगे तो रेड के बदले 2, ठीक है ना। तो जिस रेड को हम लोग रिप्लेस कर रहे हो सबसे पहला डिजिट ही डिटरमिन किया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना। तो रेड है 2, बाकी कलर तो रेड के बाद क्या होंगे अगर जानना है तो ब्लैक ब्लैक होंगे, ठीक है, लेकिन हमें उससे मतलब है ही नहीं अभी के लिए, है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रेड को देखेंगे, रेड 2 है तो अपना तो 2 वहां पे जो 200 ओम का जो 2 है वो रेड के कारण है। अब हम लोगों ने रेड को रिप्लेस कर दिया था ग्रीन से, तो अब देखते हैं ग्रीन का मतलब क्या है। ग्रीन का मतलब है 5, तो आपका 2 हो जाएगा 5, क्योंकि इसी 2 को तो रेड बोल रहे हैं हम लोग, ये 2 के करेस्पॉन्डिंग कलर ही रेड है, ठीक है। तो ग्रीन के करेस्पॉन्डिंग कलर होता है 5, नंबर होता है 5, है ना, देख लो ग्रीन के करेस्पॉन्डिंग क्या है 5, ठीक है। तो यानी देयरफॉर 200 बन जाएगा 500, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 200 के बदले 500, बस हो गया, ठीक है। फॉर द सर्किट शोन विथ R1 R2 E1 E2 E3 सबका वैल्यू दे दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो लंबा तरीका, वो वही हर ब्रांच में करंट पता कर लो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E2 माइनस आई आर, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो, अगर ऐसे फ्लो होगा तो E2 प्लस आई आर, वैसे क्या कर सकते हो, है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ 2 बार लगा लो, 2 अननोन रहेंगे तो पता चल जाएगा हर ब्रांच में करंट वरंट, तो यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको जो छोटा तरीका है उसको करने के लिए आपको बैटरी का इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले बात ध्यान देना कि इसको मैं रीड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, ये E1 के साथ 2R1 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब याद रखना ये दोनों तो सीरीज में, क्योंकि दोनों में सेम करंट होगा, और दोनों को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए बस, ठीक है, E1 के साथ साथ, है ना।
अब E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है 2 वोल्ट, E1 2 वोल्ट का है, और R1 का वैल्यू कितना है 1 ओम, तो R1 प्लस R1 2 ओम। ठीक है, E2 देखते हैं। ये जो E2 है, E2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 वोल्ट। ठीक है, तो अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी पहले मुझे ड्रॉ करने दो। और R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 ओम। और लास्ट जो ब्रांच है, तो लास्ट ब्रांच में कितना है E3, E3 की वैल्यू क्या है 4 वोल्ट। ठीक है, और इसके साथ ये दोनों रजिस्टर है, साथ मतलब क्या, इसमें जितना करंट फ्लो होगा बैटरी के थ्रू भी उतना ही होगा, इसके थ्रू भी उतना ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों एक ही यूनिट है एक सेंस में। ठीक है, तो ये R1 प्लस R1 2R1 यानी 2 ओम। तो अब अगर इन रेजिस्टेंस को आप बैटरी का इंटरनल मान लो, मानने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जितना करंट इसके थ्रू फ्लो होगा उतना करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, और यहाँ पे अगर देखा तो जितना करंट इसमें थ्रू फ्लो होगा इन दोनों के थ्रू भी वही फ्लो होगा। ठीक है, तो इस पूरे को आप अगर आप ट्रीट भी कर दो कि सेम बैटरी, मतलब ये पूरा एक बैटरी का ही पार्ट है, ताकि हम लोग उससे फिर इस ऐसा दिखने लगे और फिर इससे हम लोग इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट हो सके, है ना। तो यहाँ पे 3 बैटरीज है और तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट बैटरी जो होगा उसका इक्विवेलेंट EMF R है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है। ठीक है, तो E की वैल्यू आपको पता होगी E1 बाय R1, थ्योरी में मैंने बताया था E2 बाय R2, E3 बाय R3, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। अब करीब वैल्यू पुट करेंगे, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस दिस दिस, है ना, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, ऊपर में और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सॉरी 1 बाय R का सम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 1 3 3 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 तो 10 बाय 3 यानी 3.3 आ गया। इसमें कैलकुलेशन का कम चांस, कैलकुलेशन एरर का कम चांस है। ठीक है, क्योंकि कम थोड़ा करना पड़ रहा है अरिथमेटिक, है ना। अब वहाँ पे 2 इक्वेशन आता लूप लगा के, तो उसमें ज़्यादा चांस होता कैलकुलेशन एरर का। समझ में आई बात। ठीक है, तो जिन जिन रजिस्टर्स, मतलब समझ लो बैटरी के साथ जो चीज़ सीरीज में है वो सब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ट्रीट करके क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज करंट सब में सेम जा रहा ना। तो एक्चुअली में ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अगर करंट सेम जा रहा है तो इक्वेशन तो आप सोचोगे वोल्टेज लॉ में तो वही सेम इक्वेशन ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इसको, है ना। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ। इन द सर्किट शोन, ओके, अ 4 वायर पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ ए 400 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे डराने के लिए इतना खतरनाक फिगर दिया हुआ है, आप सिंपली प्लेन, मतलब है सीधा वायर भी मान लो पोटेंशियोमीटर का, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर डरावना लग रहा है तो इस पूरे चीज को भूल जाओ, आपका पोटेंशियोमीटर वायर इसी यही है, बस ऐसा मान लो। ठीक है, विच एक्सटेंड बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे दिया, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है 0.01 ओम। ठीक है, इफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एट शोन, तो एक आइडियल वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिए इन दोनों पॉइंट के बीच में, इज शोन एज शोन विथ जॉकी जे एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर है ना, तो ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर क्या रीड करता है, जिन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट किया गया है उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब वोल्टमीटर यूजुअली तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करने आता है उसको चेंज कर देता है, मतलब एक्ट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस विद ए वोल्टमीटर चेंजेस द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वाज टू बी मेजर्ड। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आइडियल वोल्टमीटर है तो ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं कर पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बेसिकली आप इसको भूल जाओ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। वोल्टमीटर कनेक्ट कर भी देंगे तो पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा क्योंकि आइडियल है। ठीक है, तो आप अभी के लिए इसको भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आप इसको भूल जाओ अभी के लिए, है ना, तो इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का, जिनके बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपको पोटेंशियोमीटर वायर में 2 पॉइंट्स जिनके बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, यही तो होता है।
पोटेंशियोमीटर वायर ये तो पढ़े थ्योरी में, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना है, जितना जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 50 सेंटीमीटर, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरे सर्किट का हमें पता है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं हुई तब भी टेंशन मत लो। पूरे सर्किट का लेंथ कितना है, तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका लेंथ है 400 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 0.01 ओम, तो पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट निकाले तो पूरे सर्किट में ईएमएफ का सोर्स बस यहाँ पे है 1.5 प्लस 1.5 यानी 3, डिवाइड बाय पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस कहाँ का है, यहाँ पे है 1, यहाँ 1 2, और इसका पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस जो कि 4 है, तो 2 + 4, ठीक है। तो ये 0.5, करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर, है ना। करंट आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, अब करंट पता है तो 50 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I × R, करंट की वैल्यू 0.5, रेजिस्टेंस 50 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना आएगा वो भी यहाँ पे कर लो, तो 50 सेंटीमीटर के लिए आ जाएगा 1 ओम, नहीं 1/2 ओम, 0.5 ओम, है ना, 0.5 ओम, ठीक है ना। इतने के लिए इतना है तो 50 के लिए इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 ओम। तो जिस सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया उस सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है 0.5, ठीक है। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.25 वोल्ट, ऑप्शन 3, ठीक है। A cell of internal resistance R drives current through an external resistance R. The power delivered by the cell to the external resistance will be maximum, ठीक है। तो बहुत लोग को इसका रिजल्ट याद होगा, लेकिन मुझे तो डेराइव करना है, इससे मैं डेराइव कर देता हूँ, जिसको आता है डेरिवेशन आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये मत सोचना कि सर जेईई मेन में तो डेरिवेशन पूछता नहीं है तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, वही तो बात है, जो चीज़ पूछता नहीं है वो भी आपको समझ में आता है तो उसको टाइम वेस्ट नहीं बोलते, ठीक है। इनफैक्ट ये सब जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे इससे कोई चीज़ जो आप जैसे डिफरेंशिएशन इसमें यूज़ होगा तो वो सब री इन्फोर्स होगा ना, वो सब आपका क्या बोलेंगे, वो सब चीज़ें आपका वापस से एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। वैसे सोचा करो इन चीज़ों को। पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो पावर जो इसमें डिसिपेट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा I² R, I क्या हो जाएगा E/R+R, ठीक है। तो पावर का एक्सप्रेशन यहाँ पे कितना हो गया E² डिवाइडेड बाय R+R² डिवाइडेड बाय R, है ना। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं सजा के, ठीक है। अब पावर को मैक्सिमाइज करना है ना, पावर को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो पावर को मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, ओके। अब ये कैसे करेंगे, तो कोई भी चीज़ का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा वहाँ से, है ना। तो पावर विल बी मैक्सिमम इफ दिस थिंग, या तो यहाँ पे क्या है आपके पास R² + R² डिवाइडेड बाय R, ये वाला चीज़ क्या होगा मिनिमम होगा। तो हमारा एम यही है कि इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। तो R² बाय R का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो चीज़ वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है R। जो आपको बोला गया है कि R की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इसमें पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो, तो मतलब ये चीज़ आप वेरी कर सकते हो ना, वेरी करते करते वैसा R पे रुकना है जिस समय इसके, या जिस ऐसे R के वैल्यू पे रुकना है जब इसका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे R ही तो वेरी कर सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज ही वैसा है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करो, तो दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। दिस इक्वल टू 0 वाला, दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय R², ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये चीज़ को हमें 0 के बराबर पुट करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि R+R की वैल्यू 2R के बराबर है, यानी R की वैल्यू R के बराबर है, ठीक है। तो पावर मैक्सिमम कब होगा, जब
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर शोन व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यू आर गिवन, चलो डेटा दिया हुआ है, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है। R 345 345, तो 30 और 20 50, तो इसका इक्विवेलेंट है 50, ठीक है। ये 50 और R2 पैरेलल में है, तो 50 और 10 पैरेलल में है, तो 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10, ठीक है। तो 50/60 यानी 25/3 ओम, है ना। तो ये दोनों का रिजल्ट इतना आएगा 25/3, मतलब ये जो पूरा दुकान है, अभी तक इन चारों का इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिए, इतना आया, ठीक है। तो इस पूरे दुकान के बदले आप मान सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बस एक रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू इतना है। अब वो एक रेजिस्टेंस इन तीनों के साथ, इन दोनों के साथ सीरीज में है, ठीक है। ये पूरा दुकान को भूल जाओ, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, 1 2 3, ये तीनों सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R6 प्लस 25/3, ठीक है। ओके, तो बस वैल्यू पुट करते हैं, R1 15 और R6 30, 15 और 30, ठीक है। 45 प्लस 25/3, 5 से 15, 160/3, 5 5 10 13, हाँ, ठीक है ना। तो R की वैल्यू इतना है, ठीक है। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना है। तो बेसिकली आप ड्रॉ करोगे तो बैटरी के साथ बस ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंस थे सबका मिला के जो अकेला रेजिस्टेंस हमें मिला है वो 160/3 मिला है, ठीक है। बैटरी कितने का है, EMF का है, बैटरी है 15 वोल्ट, तो करंट कितना सप्लाई करेगा बैटरी, 15/R, 15 डिवाइडेड बाय 160/3, ठीक है। ओके, 45/160, 5 नमा 5 32, 9/32, ठीक है। A wire of resistance R is bent to form a square ABCD as shown in figure. Okay. The effective resistance between E and C, E और C के बीच का, ठीक है। E मिड पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है ना। तो अब देखोगे तो E से C जाने का दो रास्ता है, एक तो ये छोटा वाला रास्ता और एक लंबा वाला रास्ता, ठीक है। तो अब देखोगे तो E से C जाने का दो रास्ता है, इस रास्ते का रेजिस्टेंस मान लो R1 है और दूसरे रास्ते का रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। ये R1 है मान लो और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। ओके, तो R1 इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ E to C छोटा वाला पाथ, और R2 इज नथिंग बट रेजिस्टेंस बिटवीन E and C इस लंबे वाले पाथ के थ्रू, ठीक है। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस खाली लिखना बचा है, ठीक है। अब जो टोटल वायर था उसका रेजिस्टेंस R था, तो इसको अगर आप खोल दोगे तो इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसको जब आप स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो हर साइड का रेजिस्टेंस R/4, ठीक है। तो हर साइड का R/4 R/4 R/4, ठीक है। ओके, इसका R/8, इसका भी R/8 है ना, R/4 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 R/4, और E क्योंकि मिड पॉइंट है तो R/8 R/8 है ना। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल जो लेंथ है पूरे वायर का, जो भी लेंथ होगा, साइड का लेंथ L/4 है, तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस R था, तो साइड का R/4 हो गया, और उसका भी आधा है तो R/8, ठीक है ना। तो R1 की वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे, तो R/8 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बेसिकली आप बोलना चाहोगे R माइनस R/8, अगर तो इतना नहीं भी लिखना है तो R1 का वैल्यू है R माइनस R/8 या R/8, और R2 का वैल्यू है R माइनस, ठीक है, जो कि हो गया 7R/8, है ना। R इक्विवेलेंट तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय,
तो 1/8, 7/8, 1/8 प्लस 7/8, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा और ऊपर में 7/64, तो 7R/64, ठीक है। A metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double its previous length. तो लेंथ को आपने डबल कर दिया, ठीक है। This new wire is now bent and the ends are joined to make a circle. Okay, if 2 points on the circle make an angle 60 degree. ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, वायर में एडिशनल वायर जोड़ के वायर को लेंथ को लंबा नहीं किया गया है, ठीक है, वायर को खींच के लंबा किया गया है। तो कोई वायर है, बिना खींचने से मतलब खींचा जब नहीं हो तब अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो खींच के जब इसको पतला कर देंगे तो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि जब इसको खींच के डबल लेंथ का कर दियोगे तो इसका एरिया आधा हो गया होगा, है ना, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम अमाउंट ऑफ मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ है ना। मान लेते खींचने पे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो लेंथ डबल कर देंगे वायर का खींच के अगर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है तो क्योंकि लेंथ डबल हो गया है तो रेजिस्टेंस में 2 का फैक्टर आएगा, लेकिन एरिया हाफ हो गया है तो रेजिस्टेंस डबल होगा फिर से, ठीक है। तो ये 4 गुना हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको आप ऐसे समझो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। आप एक काम करो, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, या एल से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा इस केस में, क्योंकि हमें एल का रिलेशन दिया हुआ है ना कि एल क्या हो गया। तो ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल स्क्वायर। अब एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और वायर को खींचने से या कंप्रेस करने से, कुछ भी करने से वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, ज़्यादा इससे भी काम हो जा रहा था जो मैंने अभी पहले बताया था, ज़्यादा यूजफुल इसलिए क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, खींचने से मटेरियल भी चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है जो चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, खींचने से ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो दो चीज़ों को ट्रैक रखना था, यहाँ पे बस आर को देखना है, ठीक है ना। तो अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे, है ना, तो रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, विच इम्प्लाइज न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, और ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम, ठीक है, ओके। अब ये जो नया वायर है उसको एक सर्कल का शेप दे दिए, 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल मेक 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है। इसको सर्कल का शेप दे दो और 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल मेक 60 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो फिर से आप देखोगे तो ए से बी जाने के लिए 2 रास्ते, एक छोटा वाला रास्ता उसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, और एक बड़ा वाला रास्ता उसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, ठीक है। तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये R1 है, ये R2, ठीक है, ओके। अब याद रखना इस पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस है 12 ओम, 60 डिग्री पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री जो पार्ट है वो 360 का 1/6 है ना। तो 360 डिग्री के लिए रेजिस्टेंस है 12, 360 डिग्री के लिए रेजिस्टेंस है 12, विच इम्प्लाइज 60 डिग्री के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 इंटू 60/360, ठीक है, यानी 2 ओम, है ना। तो R1 की वैल्यू 2 है तो R2 की वैल्यू 12 माइनस 2 यानी 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो 20/12, तो 2 10 4 से कर दो ना, 4 5 4 3 5/3, ठीक है, ऑप्शन 3, है ना। A moving coil galvanometer has a resistance 50 ohm and it indicates full deflection when 4 milliampere current passes through it, ठीक है। फुल डिफ्लेक्शन मतलब जो सुई है उसका जो मैक्सिमम रीडिंग हो सकता है, वो मैक्सिमम जो पॉइंट कर सकता है करंट इतना ही कर सकता है, ठीक है, ओके। वोल्टमीटर इज मेड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर
एंड अ 5 किलो ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, ठीक है ना। मतलब वो आपको पता ही है गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो वही मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस वोल्ट मीटर। तो आपका जो वोल्ट मीटर है वो तो गैल्वेनोमीटर प्लस ये हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि 5000 ओम का है ना। इस पूरे चीज को ही आप वोल्ट मीटर बोलोगे, है ना, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग मैक्सिमम तब होगा जब, यही तो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का रीडिंग मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम करंट इसके थ्रू फ्लो हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर तब होगा जब करंट ही मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम करंट कितना है 4 मिली एम्पियर है। इस वायर के थ्रू, याद रखना गैल्वेनोमीटर के थ्रू इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करवा सकते आप। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उसका मैक्सिमम करंट है, मैक्स फुल डिफ्लेक्शन जो दिखा रहा है, उससे ज़्यादा करोगे तो फिर वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इससे ज़्यादा करंट फ्लो करवा ही नहीं सकते, ठीक है। तो करंट यही रहेगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5000 ही होगा। जी का वैल्यू तो लिखना है तो लिख दो, ठीक है, जी 50 है, लेकिन 50 प्लस 5000 ऑलमोस्ट 5000 ही है, ठीक है। तो आई मैक्स है 4 मिली एम्पियर, और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो है 50 प्लस 5000, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 20 वोल्ट आएगा, है ना। इसको टेंशन मत लो, आप कर भी लोगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो 20 से थोड़ा ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, हो ना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम एंड मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू इट इज इतना, द रेजिस्टेंस विच मस्ट बी कनेक्टेड टू इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर जिसका रेंज है इतना, ठीक है ना। तो एमीटर में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है 0.5, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब याद रखना गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको शंट बोलते हैं वो कनेक्ट करते हो, ठीक है, शंट, है ना। वही पता करना है शंट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इस पूरे चीज को आप एमीटर बोलते हो। तो एमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। आपको पता है कि जब ये मैक्सिमम होगा तब इसके थ्रू भी करंट मैक्सिमम जाएगा, इसके थ्रू भी करंट मैक्सिमम जाएगा, ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम होगा तो इसके थ्रू मैक्सिमम करंट जाएगा, और इसके थ्रू मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, तो ये तो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर वाला जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है 0.002, ठीक है। तो ये है 0.002 एम्पियर, है ना, ओके। तो उस समय इसके थ्रू भी करंट मैक्सिमम जाएगा, लिखना है तो आप लिख लो दिस माइनस दिस, ठीक है, ओके। तो आपको बोला गया है कि एमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना सकता है 0.5, यही तो है, एमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना सकता है 0.5, ठीक है ना। तो यही चीज़ तो 0.5 है, तो एमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट जो जा सकता है वो है 0.5, ठीक है। अब याद रखना इसको 0.5 से जैसे बढ़ाएंगे ये चीज़ 0.002 से बड़ी हो जाएगी, ये जैसे ही 0.002 से बड़ी होगी तो ये वाला रेजिस्टेंस डैमेज हो जाएगा, है ना, गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस डैमेज हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ काम नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हैं ना, जिस समय ये मैक्सिमम रहेगा ये भी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ओके। तो इसका वैल्यू पता करना है, तो अब इसके थ्रू करंट जो जाएगा ऑलमोस्ट दिस माइनस, मतलब दिस माइनस दिस, अब ये बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू दिस, तो हम बोल सकते हैं इसके थ्रू जो करंट जा रहा होगा वो ऑलमोस्ट 0.5 है, ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कर लो, मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है ना। दिस माइनस दिस करोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों तो पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिस इनटू दिस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिस इनटू दिस, तो बस आ गया इसका वैल्यू। आपको फॉर्मूला में याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे समझाने में यहाँ पे 2 मिनट लग गया, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप सीधा यही लिखोगे, ठीक है। इसको देखोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इसके मैक्सिमम वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है, तो शंट में इसके थ्रू ही पूरा का पूरा जाएगा, और इसके थ्रू नेग्लिजिबल अमाउंट जाएगा, जो भी है आई इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो एस ये 100 हो जाएगा, तो ये 0.2 ओम आया, है ना, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। 0.5 हाफ 100 0.2 ओम, ठीक है। In a conductor, if the number of conduction electrons per unit volume is this much and mean free path is this much,
ठीक है, मीन फ्री टाइम इज दिस मच फेमटो सेकेंड्स। ओके, फेमटो कितना होता है, 10⁻⁻15 होता है ना, पीको शायद 12 होता है। ठीक है, मैं 15 मान के कर रहा हूँ, है ना। हाँ, फेमटो याद आ गया, उसमें है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में फेमटो। हाँ, इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी इज, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कल हम लोग देखे थे, मुझे याद नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रेजिस्टिविटी कितना आया था अपना, मतलब मैं डिराइव तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। हाँ, तो रेजिस्टिविटी था m डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टी, एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टी। ठीक है, मैं भूल गया फिर से, m डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टी, एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा यूनिट्स में इतना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू टाउ। टाउ है 25 फेमटो, फेमटो मतलब 10⁻⁻15। ठीक है, तो ये खतरनाक वाला कैलकुलेशन हमें करना है। मैं तो नहीं करूँगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, आपका एग्जाम में आएगा तो आपको कैलकुलेट करना है। हाँ, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 9.1 डिवाइडेड बाय 2.56 इंटू 8.5 इंटू 25 और 10 की पावर वाला पार्ट देखें, 38, 28, 15। ठीक है, तो 9.1 डिवाइडेड बाय 2.56 डिवाइडेड बाय 8.5 डिवाइडेड बाय 25, 0.06, 0.016। ठीक है, ऐसा कुछ है, इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 10, 25 -6, है ना। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं, मतलब ओम मीटर, है ना। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 2 0, ये तो 10 की पावर -8। ठीक है, तो ऑर्डर वाइज ये हो जाएगा, है ना, या नियरेस्ट आंसर इसके ये। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। In the given circuit, ideal voltmeter is connected across the 10 ohm resistance, reads 2 वोल्ट। तो आइडियल वोल्टमीटर है, ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम। क्या देखना, आइडियल वोल्टमीटर एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, मतलब वोल्टमीटर कनेक्ट करने के पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही नापेगा और वही वैल्यू दे भी देगा, चेंज नहीं करेगा उसको। ठीक है, रीड्स 2 वोल्ट। तो बेसिकली 10 ओम के अक्रॉस जो ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट है, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर ना पाए तो ट्रू होगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसके अक्रॉस होगा 2 वोल्ट है। क्वेश्चन ने बेसिकली आपको बोल दिया है कि 10 के अक्रॉस यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 वोल्ट है। ठीक है, ओके, तो आपको बोला गया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान है। इस पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 10, तो 150 डिवाइड बाई 25, 6 ओम, ये 2 ओम और ये 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है इसका 2R। ठीक है, 2 बैटरीज है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल पूछे हैं, तो R प्लस R 2R। ठीक है ना, ओके। तो अब यहाँ पे देखो ना, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसमें करंट कितना फ्लो रहा होगा, दिस बाय दिस, यानी 1/3। तो करंट फ्लो हो रहा होगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो 8 + 2R इज इक्वल टू 9, 2R इज इक्वल टू 1, तो R की वैल्यू 0.5। ठीक है, इन ए मीटर विच एक्सपेरिमेंट द सर्किट डायग्राम एंड द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल आर शोन इन फिगर। ओके, ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा गया, विच ऑफ द रीडिंग इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट हो सकता है, कंसिस्टेंट कैसे, 4 में से जो एक ऑड वन आउट है वो पता कर सकते हैं, मतलब मैं जब सॉल्व करना पता करूंगा तो पता चल जाएगा। तो अभी के लिए तो मुझे लगता है यहाँ पे इन होना चाहिए, देख लो मैं सॉल्व जब करूंगा तो आप कन्विंस भी हो जाओगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना, प्रिंटिंग एरर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो आपको पता है दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, 100/8
एल माइनस वन। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू 100/L माइनस वन इंटू आर। ठीक है, ओके। या आप 100/x/r का वैल्यू ही निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब निकालते हैं अब अलग अलग डेटा के लिए। सबसे पहला जो डेटा है उसके लिए अगर आप x/r की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इस चीज़ को आप निकालोगे अगर, तो 100/L, L कितना आया है यहाँ पे, L है 60 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 4/6 यानी 2/3। ठीक है, इसके लिए निकालोगे तो 100/L 100/13 माइनस वन, तो 100 माइनस 13 कितना होता है 87। ठीक है, अब 87/13 आया। ठीक है, तीसरे वाले के लिए 100/L माइनस वन, और ये आर की वैल्यू अलग अलग है हर जगह, तो आर की भी लिखना पड़ेगा। मेरे को लगा था आर की वैल्यू सेम कैसे रख सकते हैं, तो फिर हर जगह तो एल अलग अलग क्यों आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू दिस इंटू आर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हर केस के लिए x का वैल्यू निकालो, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो। ठीक है, सब x ही है, मैं 1 2 3 4 लिखा हूँ। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख दो, नहीं तो x ही है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, एल का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया हुआ, खाली पुट कर दो, तो 100/60 माइनस वन इंटू आर। ठीक है, तो 40/60 2/3 2000/3, तो यहाँ से आ रहा है 2000/3 यानी 667। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, एल का वैल्यू 13 पुट करो और आर का वैल्यू 100 दिया हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा 87/13 इंटू 100। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, तो 669, तो यहाँ से x की वैल्यू 669 हो। ठीक है, तीसरा वाला जो डेटा है उसको पुट करें, l की वैल्यू 1.5 और r की वैल्यू 10, तो 100/1.5 माइनस वन यानी 98.5 इंटू आर की वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, तो ये 985 आ रहा है क्या, फिर से देखते हैं। 100/L ही कर लेते हैं ना, 100/1.5 माइनस वन इंटू आर की वैल्यू 10, 656 आ रहा है। ठीक है, और लास्ट वाले को यूज़ करें तो 100/1 माइनस वन यानी 99 इंटू आर, तो 99 आ रहा है। तो कौन सा ऑड वन आउट है इन चारों में, ये सब अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये ऑड वन है, मतलब ये वाला डेटा ऑड वन है, तो इनकंसिस्टेंट ये हुआ। ठीक है, आपको अगर चार चीज़ें दी गई है, ठीक है ना, और उसमें से क्या पूछा गया है, ऑड वन आउट, है ना, तभी तो आप उसको बना सकते हो। चार चीज़ें दी जाएगी, ये तो नहीं बोलेगा ना इवन वन आउट बताओ। ठीक है, तो इवन वन क्योंकि बाकी तीन, मतलब चार में से तीन चीज़ ना इवन में भी, तभी तो ऑड वाला पता कर पाओगे आप, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, चारों का रिजल्ट में देखेंगे कि कौन सा तीन सबसे करीब है, तो ये तीन सबसे करीब है, तो ये ऑड वन होगा। ठीक है ना, अब बोलोगे सर एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है। जब भी हम लोग चीज़ों को थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में फ़र्क हो जाता है ना, बस वो समझ लो। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे फोर्थ वाला ऑड वन आउट है। ठीक है, करंट ऑफ एरिया दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दिया हुआ है, मोबिलिटी पूछा है। ओके, तो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिग्मा हमें दे देता है करंट डेंसिटी J, है ना। J होता है करंट अपॉन एरिया। हाँ, अब ये अपने काम का है। हाँ, करंट पता है हमें, एरिया पता है क्योंकि रेडियस पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, कंडक्टिविटी पता है जो कि रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है। ठीक है, ये अपने काम का है, इसको यूज़ करते हैं। तो V की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ए की वैल्यू, एरिया कहाँ है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे नींद आ रहा है अब तो, आई इसको लेकिन ख़त्म करके ही जाना है।
मैं कल ही करने वाला था इसको अपलोड, अभी तक हुआ नहीं है। ओके, तो कितना आ रहा है ये? हमें आंसर तो ऐसा यूनिट में ही चाहिए। टेन का पावर 9 और ये -9 प्लस बाय 10, ठीक है। बस ये चीज़ है, इसको सॉल्व करो। 5 5 5 5 दूनी 3.14 इंटू 11, तो 3.14 इंटू 3.45, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.4, 1.015। तो 1.01 से नियरेस्ट आंसर क्या है? 1 पॉइंट, ठीक है। कितना समय हो गया? 50 मिनट। इन एन एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओके, इन सम रेंज एज शोन इन द फिगर इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लॉगरिदम ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस 1/t² का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्या हो सकता है इन सब में से, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पे सोचो, तो स्लोप निकालने के लिए dy/dx करते हैं, और स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कांस्टेंट है ना, तो स्लोप dy/dx, और ये एक नेगेटिव कांस्टेंट चाहिए अपने को, ठीक है। तो वही ऑप्शन चूज करेंगे जहां पे ये चीज एक नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर है ना। अब हो गया है, मतलब इस चैप्टर में, मतलब अब खाली आपको मैथ्स यूज करना है ये वाला चीज, ठीक है ना। फिजिक्स तो इसमें था ही नहीं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है ना। इसमें कौन सा लॉ यूज किया इस चैप्टर? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। स्लोप का वैल्यू dy/dx तो कैलकुलस वाला चीज है, वो यूज किए। अब बस अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसको फुलफिल करेगा इस कंडीशन को, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हर जगह आप देखोगे तो t² है, तो मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ, ठीक है, ताकि बात करने में, लिखने में आसानी हो, है ना। तो d/ln r डिवाइडेड बाय dx इज ए नेगेटिव कांस्टेंट, जहां पे x इज नथिंग बट 1/t², ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर इस चीज को लगाए इस फर्स्ट चीज में, तो ln r की वैल्यू ln r0, ठीक है, माइनस ln या प्लस ln t² है ना, ठीक है, यानी ln r0 प्लस ln x, तो d/ln r/dx हो जाएगा 0 प्लस 1/x विच इज नॉट अ कांस्टेंट, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड वाला से बढ़ते आगे, ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड वाला में देखेंगे तो ln r0 प्लस ये ln दिस प्लस दिस, ठीक है ना, ln ऑफ दिस प्लस ln ऑफ दिस, और इसका ln करेंगे तो e की पावर है तो e कैंसिल हो, मतलब e कट जाएगा, ln के साथ समझ लो एक सेंस में, तो माइनस t02 इंटू x² है ना, सॉरी इंटू x, ठीक है। x क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1/t² मल्टीप्लाइड है, और 1/t² के बदले में x बोल रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 1/t² के बदले x लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln r विद रिस्पेक्ट टू x करे तो 0 माइनस दिस इज ए नेगेटिव कांस्टेंट। अरे भैया हो तो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो करना है तो कर लो। यहाँ इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे, तो यहाँ पे पक्का नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखोगे तो नहीं आएगा, है ना, इसी फॉर्म का तो है, रेसिप्रोकल ही है ना। ये दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे, देखिए माइनस साइन एक प्लस साइन, हाँ बस, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ तो कांस्टेंट भी नहीं आएगा इन दोनों में से, तो भूल ही जाओ, ठीक है। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस a एंड b, दो स्फीयर है a b, ठीक है, ओके। एक का रेडियस a है, दूसरे का b है, फिल्ड विथ ए मटेरियल ऑफ रेसिस्टिविटी रो, ओके। तो इसको फिल कर दिया रो के साथ। तो रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, तो इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने के लिए कोई भी स्मॉल पार्ट अगर आप देखोगे तो वो एक स्फेरिकल शेल का पार्ट होगा। तो हम लोग अगर एक स्फेरिकल शेल का रेजिस्टेंस अगर निकाल ले, उसको dr बोले,
तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त ऐसे बहुत सारे डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, तो डी आर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक थिन यहाँ पे एक वो लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ये थिन वाले को लेते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस डी आर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी मटेरियल दिया गया है उसको आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे बहुत सारे थिन थिन शेल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी स्पेस है, जो भी मटेरियल, उसको बहुत सारे थिन थिन शेल्स का समेशन मान लो। तो एक शेल का, उसमें से कोई भी जनरल शेल ले लो, उसका रेजिस्टेंस डी आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा डी आर का इंटीग्रेशन। अब खाली डी आर का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है ना। पहले डी आर के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, एक बार एक्सप्रेशन आ गया तो फिर इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस एक्स है ना, और थिकनेस डी एक्स है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ा जूम करो। अब सोचो, अब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है ना, इनर वाले रेडियस से बाहर वाले रेडियस की तरफ या बाहर वाले से इनर की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी चीज़ का रेजिस्टेंस मैटर नहीं करे करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है ना। और डायोड वायोड का केस नहीं बात करें इस चैप्टर में, कंडक्टर का बात करें, ठीक है ना। तो कितना थिकनेस क्रॉस कर रहा है करंट, इसका अपना जो एलिमेंट है उसका कितना थिकनेस क्रॉस कर रहा है डी एक्स, और कितना एरिया क्रॉस कर रहा है। अब खाली यहाँ से तो करंट नहीं जा रहा होगा ना, करंट तो हर जगह से जा रहा होगा, ठीक है। तो एरिया कितना क्रॉस कर रहा है, वो ये वाला एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है ना, ये जो कर्व सरफेस एरिया है 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो रो एल बाय ए, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन रो बाय 4 पाई और एक्स की पावर -2 डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू R1 टू एक्स इक्वल टू R2, ठीक है। जो सबसे छोटा स्फीयर होगा उसका रेडियस ए होगा, और सबसे बड़ा स्फीयर होगा उसका रेडियस, शेल होगा उसका रेडियस बी होगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो इतना 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद -1 बाय एक्स ही तो आएगा ना, हाँ ठीक है। टू वेरीफाई ओम्स लॉ स्टूडेंट कनेक्ट्स द वोल्ट मीटर अक्रॉस ए बैटरी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द मेजर्ड वोल्टेज इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है। कुछ बोला नहीं गया है तो हम लोग मान लेंगे वोल्ट मीटर आइडियल है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में है करंट, ठीक है। तो पहले इनका मैथमेटिकल रिलेशन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, अब क्योंकि एक ही बैटरी है तो करंट तो ऐसा ही जाएगा, और बैटरी करंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब बैटरी से करंट बाहर निकल रहा है, अंदर तो नहीं जा रहा ना, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर, ठीक है, ओके। और करंट की वैल्यू हो जाएगी ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ठीक है, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, है ना। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, ठीक है, जो भी इस पार्ट का रेजिस्टेंस है, इसमें पूरा रेजिस्टेंस मैं ले लिया हूँ, आर मतलब ये पूरा, ठीक है। ओके, तो इसी को आप प्लॉट किए यहाँ पे, सॉरी इतना क्यों कर रहे हैं, वी वर्सेस आई का ग्राफ बनाना है ना, हाँ। तो वी वर्सेस आई, ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे है ना, ठीक है, ओके। वी वर्सेस आई, वी वर्सेस आई, आई के बदले एक्स, वी के बदले वाई, हाँ ठीक है, इसको प्लॉट किया आप, है ना, ठीक है ना, इसी को प्लॉट किया, मतलब इसको वाई एक्सिस पे वी है और एक्स एक्सिस पे आई है, ठीक है। इफ वी नॉट, अब तो ये ग्राफ जो है ये कहाँ पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को 1000 पे, ठीक है ना। तो हमें पता है वाई का वैल्यू 0 है जब एक्स का वैल्यू 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर जब एक्स का वैल्यू 1 है, ठीक है, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स पता है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1.5 और एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1.5, एक्स कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो यहाँ सबको एक इक्वल टू आर आया,
ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो इन दोनों से आपको पता है ई की वैल्यू और आर की वैल्यू। ठीक है, तो ई की ईएमएफ ऑफ द बैटरी 1.5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1.5 है, ऑप्शन 1 करेक्ट। ठीक है, द रेजिस्टिव नेटवर्क शोन इन द फिगर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, डीसी मतलब वही बैटरी को ही डीसी सोर्स बोलते हैं, 16 वोल्ट। ठीक है, पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क इज 4 वाट, पूरे नेटवर्क के द्वारा पावर कितना कंज्यूम हो रहा है 4 वाट। तो वैल्यू ऑफ आर क्या होगा? ठीक है, तो इस पूरे नेटवर्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 16, तो इस पूरे नेटवर्क का पावर कंजम्पशन पूरे नेटवर्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर, है ना, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसका आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो यहाँ 4 और पैरेलल में तो 2R प्लस आर 3R, यहाँ 12 6 जो 72 डिवाइडेड बाई 18 यानी 4, तो 3 + 4 7, 7 + 1 8। ठीक है, 8 है ना, और R की वैल्यू क्या है? ओके 8R। अब आपको बोल दिया पावर का वैल्यू कितना है 4 है, तो R की वैल्यू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, है ना, समझ में आई बात? अब बोलोगे सर I2R क्यों नहीं यूज़ किए, तो वो भी देखो इसका रेजिस्टेंस कितना आया था टोटल का 8R ना। ठीक है, तो आप करंट पता कर लो, ये आपको पता है पावर इज इक्वल टू I2R होता है, आर इक्विवेलेंट। पावर का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 4। ठीक है ना, और करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मुझे नहीं पता, आर इक्विवेलेंट भी नहीं पता, आर इक्विवेलेंट कितना आया था 8R। ठीक है, अब करंट को खुद आप लिखोगे 16/8R, तो उससे आ जाएगा रिजल्ट फिर से। ठीक है, मतलब कोई फॉर्मूला यूज़ करो, ये मत सोचो V2/RE क्यू यूज़ का, I2R यूज़ करना है तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन द स्विच S इन द सर्किट इज क्लोज एंड द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, I की वैल्यू पूछी गई, तो इसको बंद करने के बाद देखो यहाँ पर वोल्टेज 0 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाते हैं ना, इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ, तो करंट जो यहाँ पहुँच रहा है, ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ये हाइयर होगा, तो 20 - VC। ठीक है, बाय 2, तो दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करंट देता है रेजिस्टेंस में, है ना। वैसे यहाँ पे भी करंट इससे हाइयर होगा, ये लोअर होगा, तो 10 - VC डिवाइडेड बाय 4, और ये तो करंट जा रहा है, तो करंट एंटरिंग इतना है, करंट लीविंग इज इक्वल टू लिविंग करंट कितना हो जाएगा VC - 0/2। ठीक है, तो यहाँ से VC मिल जाएगा 10 - VC/2, 2.5 - VC/4 इज इक्वल टू VC/2। ठीक है, तो 12.5 इज इक्वल टू VC प्लस VC/4, तो 5 VC/4, तो VC की वैल्यू 4/5 इंटू 12.5। ठीक है, हम लोग से क्या पूछा गया है? हम लोग से पूछा गया था आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू तो आपको पता है VC/2 है, तो VC/2 चाहिए हमें। ठीक है, आई की वैल्यू तो VC/2 है, तो 25/5 यानी 5 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, उसका वैल्यू और टॉलरेंस क्या होगा? तो सबसे पहला कलर रेड है, तो रेड मतलब 2 था ना, रेड का मतलब 2। ठीक है, तो रेड का मतलब 2 हो गया। नेक्स्ट कलर क्या है? वायलेट, वायलेट के लिए 7। ठीक है, इंटू 10 की पावर में क्या आएगा? 10 की पावर में आएगा ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए 10 की पावर क्या है? 3 है, 27 इंटू 10 की पावर 3, तो 2 ऑप्शन है, तो टॉलरेंस भी देखना होगा। सिल्वर, सिल्वर के लिए क्या होता है? सिल्वर के लिए टॉलरेंस है 10%, है ना। ठीक है, किधर गया? हाँ 10%। ठीक है, तो इतना हो गया, है ना। ड्रिफ्ट स्पीड व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस इन ए कॉपर वायर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है इस V, इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज दिस मच, वैल्यू ऑफ V विल बी। ठीक है, तो करंट दे दिया है, एरिया दे दिया है, और N दे दिया है। ठीक है, तो I इक्वल टू NEAV, तो हम लोग से V पूछा है ना, I/NEA। I है 1.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना है,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड इतना है और क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर स्क्वायर में इतना, तो इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 नंबर 44। ठीक है, इंटू 9 6 15,000, 9 6 15 25 10⁻³ आंसर क्यों आ रहा है? ओके, मिलीमीटर पर सेकेंड ने पूछा है ना, इसलिए मैं सोचा डेसिमल में आना चाहिए ना। तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड यानी मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 3 डिवाइडेड बाई 144, 0.02 होना चाहिए। तब भी मेरे को अपने कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ही भरोसा है, तो इसलिए मैं वेरीफाई कर लिया पूरा, 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही कम होता है ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, यही देख के पता चल रहा है। कार्बन रजिस्टर हैज़ द फॉलोइंग कलर कोड, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ग्रीन ऑरेंज येलो गोल्डन, ग्रीन ऑरेंज येलो गोल्डन, ग्रीन ऑरेंज येलो, ग्रीन ऑरेंज येलो। ठीक है, तो ग्रीन मतलब 5, ऑरेंज मतलब 3, येलो मतलब 10⁻⁴। ठीक है, और लास्ट में गोल्डन था, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना है? 5%। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, इन द गिवन सर्किट द इंटरनल, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से क्योंकि ये नोट्स भी तो जाना है आपके पास। पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल। ओके, इफ R1 is 400 ohm, R3 is 100 ohm, R4 is 500 ohm and the reading of the ideal voltmeter across R4, तो R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट का है। तो वैल्यू ऑफ R2 क्या होगा? तो R2 की वैल्यू पूछी गई आपसे, है ना। ठीक है, R1 400 है तो ये 400 ओम है, R3 100 ओम है और R4 500 ओम है। ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? बस ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो करंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी 5/500 यानी 0.1। ठीक है, यानी 5/500 सॉरी 0.01 एम्पियर यानी 10 मिली एम्पियर, है ना। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10 मिली एम्पियर। ठीक है ना। अब तुम देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ओके, तो हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस 600 से मल्टीप्लाई करो, तो 600 से यानी 6 वोल्ट, है ना। तो इस पूरे के अक्रॉस आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, यानी इसके अक्रॉस आ गया 1 वोल्ट, है ना। तो ये 6 वोल्ट है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में 6 वोल्ट है। टोटल सप्लाई कर रहा है 18 वोल्ट, इन दोनों पॉइंट के बीच में 6 वोल्ट है, मतलब इसके अक्रॉस 12 वोल्ट, है ना। तो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, तो 12 बाय इतना इंटू 1000 मिली एम्पेयर में करने के लिए। ठीक है, तो 4 या 30 मिली एम्पेयर, तो इसमें कितना करंट जा रहा है? 30 मिली एम्पेयर। तो अगर 30 मिली एम्पेयर यहाँ पहुंचा है, उसका 10 यहाँ गया, तो यहाँ कितना गया होगा? 20 गया होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है 6 वोल्ट है। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो इसके लिए भी 6 वोल्ट ही है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो R2 की वैल्यू 1050 इंटू 6 300। समझ में आया ना, ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अ 2 watt कार्बन रजिस्टर इज कलर कोडेड विथ दिस कलर्स, मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, तो पावर दे दिया आपको, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ग्रीन ब्लैक रेड ब्राउन। ठीक है, ग्रीन का मतलब ग्रीन ब्लैक रेड ब्राउन, ग्रीन
ब्लैक, रेड और ब्राउन। फोर्थ कलर क्या है? ब्राउन, ठीक है ना। तो ग्रीन मतलब 5, 50, 50 इंटू 10 के पावर 2, और ब्राउन 50 इंटू 10 की पावर 2, वही चाहिए, ठीक है ना। 50, सॉरी 1 2, 50 इंटू 10 की पावर 2, 50 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, 50 इंटू 10 की पावर, ये रेजिस्टेंस हो गया, है ना। तो पावर इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू पी बाय आर, आर तो फिक्स है, तो करंट को मैक्सिमाइज करना है तो पावर को मैक्सिमाइज करना होगा, और पावर का मैक्सिमम वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 वाट, ठीक है ना। 1000 2/5 मतलब 4 मिली एम्पियर, ठीक है। 4 ही तो आएगा। अरे पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना। तो लोचा हो गया, खुश हो गया था, इतना अच्छा कैलकुलेशन। 1000 है ना, तो एक 20 ऊपर डाल दो, तो 4 का 2 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, ठीक है। तो 20 मिली एम्पियर, है ना। ओके, यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम एंड इज बेंट इनटू एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस 18 है, तो इसको 3 पार्ट में अगर तोड़े तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और इसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप दे दिया है ना, ठीक है। तो 6 6 6, ठीक है। रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस, कोई भी दो वर्टिस ले लो, ए बी। तो ए से बी जाने का दो रास्ता है, एक रास्ता का रेजिस्टेंस 6 है और दूसरे रास्ते का रेजिस्टेंस 12 है, देख लो ना। ए से बी जाने का जो छोटा रास्ता उसका रेजिस्टेंस 6 है और जो बड़ा रास्ता है उसका रेजिस्टेंस 12 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 12 6 18 4, ठीक है, 4 ओम, है ना। ये ओम होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैजिंग लेंथ एल, तो इसका लेंथ एल है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 12 आर, इज ज्वाइन टू अ सेल डी, ओके, ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ओके, अ सेल सी हैविंग ईएमएफ ई बाय 2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 आर इज कनेक्टेड, ठीक है। ओके, इज कनेक्टेड, ओके। द लेंथ एज एट विच द गैल्वेनोमीटर एज शोन शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो ई बाई 2 के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा मतलब देयर इज नो करंट, और इसमें कोई करंट नहीं है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो सेल का ईएमएफ है, जो कि ई बाई 2, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ई बाई 2 है, ठीक है ना। अब ये सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इस पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 आर, ठीक है ना। तो ये कितना करंट फ्लो करवा रहा है वो निकाल लेते हैं। तो करंट हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय, याद रखना पूरा का पूरा ऐसा ही जा रहा है ना, इसमें नहीं जाता है, ठीक है ना, नल पॉइंट है मतलब नहीं जाएगा। तो करंट जो है कितने रेजिस्टेंस के थ्रू गुजर रहा है, सेल का तो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू गुजर ही रहा है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 12, तो करंट इतना है, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, वो आपको पता है ई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अगर निकालो आप, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। ए से बी के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है इतना, और ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना 12, ठीक है। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो आ जाएगा अपना रिजल्ट, है ना। हमें चाहिए लेंथ ऑफ एजे, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये भी पता है, करंट भी पता है, अब पता है, तो रेशियो ले लेते हैं ना, ठीक है। तो वी ए जे बाई वी ए बी इज इक्वल टू ई बाई 2 डिवाइडेड बाय, आपको पता है यहाँ से आई इंटू स्मॉल आर ई बाई 13 है ना, तो आई इंटू स्मॉल आर ई बाई 13, ई कैंसल, 13 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। और आपको पता है पोटेंशियोमीटर वायर में
पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो वी ए जे के बदले ए जे लिख दो और वी ए बी के बदले ए बी लिख दो, रेशो वही आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से ए जे का वैल्यू 13/24 इंटू ए बी और ए बी का वैल्यू एल है, ठीक है, तो 13/24 इंटू एल। इन द गिवन सर्किट द सेल्स हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंसेस रेजिस्टेंस, द करंट इज पासिंग थ्रू R1 एंड R2, ठीक है। तो R1 और R2 इसके और इसके थ्रू पूछा है ना, ठीक है। तो अब देखो इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही हो जाएगा, है ना। देखो ना, ये इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, बीच में कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं, और ये इससे कनेक्टेड है ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट हो गया, तो इसमें कितना करंट फ्लो रहा होगा, 10 डिवाइडेड बाई 20 यानी हाफ एम्पियर, ठीक है। ओके, तो ये हाफ एम्पियर गया, ठीक है। अब R1 के थ्रू तो मिल गया हमें पूछा है करंट पासिंग थ्रू R1, R1 है 0.5 एंड R2, तो यही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये 0 तो मुझे नहीं लगता, चलो करते देखते हैं ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 12 इंटू 0.5, ये 10 वोल्ट यहीं पे हो गया और 10 वोल्ट ये है, हाँ इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, सच बात है, ये पूरा का पूरा 0.5 ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है ना। आपको अगर लग रहा है अजीब पूरे चीज़ को देख के कितना जल्दी कैसे आ गया या कुछ अजीब लग रहा तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जो नॉर्मल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं ना, लंबा वाला, ठीक है। तो मान लेते इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। आपको I1 I2 का वैल्यू निकालना है ना, तो बस इसमें लूप लॉ लगाओ और इसमें लूप लॉ लगाओ, ठीक है। तो इसमें लूप लॉ लगाएंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएंगे +10, यहाँ से आ जाएंगे तो माइनस I1 R1 इक्वल टू 0 माइनस I1 R1, R1 20 है सॉरी, तो I1 आ जाएगा हाफ एम्पियर, ठीक है। अब इसमें लूप लॉ लगाओ या इसमें लगाओ, इसी में लगाओ, ठीक है। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ, +10 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2, +10 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 में प्लस इसलिए लिए क्योंकि करंट के अपोजिट क्रॉस किया उसको, है ना, -10, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ +10 माइनस I1 R1, और यहाँ पे तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I2 R2, ठीक है। I1 R1 का वैल्यू तो आपको पता ही है, I1 का वैल्यू हाफ है, R1 का वैल्यू 20 है, R2 का वैल्यू भी 20 है, तो यहाँ से I2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0, ठीक है। Actual value of resistance shown in the figure is 30 ohm. This is measured in an experiment as shown using the standard formula R equal to V by I, okay, where V and I are reading of voltmeter and ammeter respectively. If measured value मतलब ये रेशियो का जो वैल्यू है, this is 5% less than the actual value, तो एक्चुअल वैल्यू रेजिस्टेंस का इतना है, और जब ये रेशियो निकाल रहे तब इससे कम आ रहा है, क्योंकि ये V और I तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड हो गए ना, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर क्या है, तो बेसिकली आप देखो क्या करना है, V क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट जो एमीटर मेजर कर रहा हो, ठीक है ना। अब जो एमीटर के थ्रू करंट पास हो रहा है, वही करंट इसके थ्रू कहाँ जा रहा है, वो करंट तो स्प्लिट हो जा रहा होगा ना, उसका कुछ पार्ट उसमें जा रहा है I1, कुछ पार्ट इसमें जा रहा है I2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे, है ना। तो हम लोग को बोला गया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, वोल्टमीटर नाप रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच का आर, हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चलो पहले लिखते हैं जो जो दिया गया है ना, कंफ्यूज हो जा रहे हैं मतलब का। तो ये रेजिस्टेंस इज 5% लेस देन एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू है 30, रेजिस्टेंस 0.5% लेस है, मतलब 95% है, यानी मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो कि V by I के बराबर होगा वो 95% ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस एक्चुअली में 30 ओम है ना, ठीक है। ओके, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और I इज द करंट पासिंग थ्रू एमीटर, इसका रेशियो इतना है ना, और हमें कोई डेटा नहीं दिया गया है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर चाहिए, मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लेते वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आर वी है, ठीक है। तो इस चीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस चीज का मिल गया हमें, इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्या है, आई ही तो है, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू वी, है कि नहीं। इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो एमीटर नाप रहा होगा, जिसको आई से नोट कर रहे हैं ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू करंट वी होना चाहिए, और वी का वैल्यू यहाँ से कितना है 30 इंटू 0.95, ठीक है। या वी बाय आई का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, तो ये वी बाय आई, ठीक है। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो बेसिकली इन दोनों को हटा के बस एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दो, इन दोनों को हटा के, ठीक है। उसके थ्रू करंट तो आई के बराबर फ्लो होगा, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ठीक है ना। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 30 आर वी 30 प्लस आर वी इक्वल टू 95% ऑफ 30 है ना, तो 28.5, ठीक है। ओके, तो 30 आर वी इक्वल टू 28.5 इंटू 30 85.5 85.5 प्लस 28.5 आर वी है ना। तो ये 1.5 आर वी इक्वल टू 85.5, तो 85.5 डिवाइडेड बाय 32.85। अबे ये तो बहुत अचंभित कर रहा है मुझे रिजल्ट। ओके, ये सही है। मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है क्या? ओके, दिस इंटू 30 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, यहीं पे गलती की है। मैं कैलकुलेटर यूज करके भी गलती कर रहा हूँ। उफ, क्या होगा 30 इंटू 28.5, शायद डेसिमल 855 है। ओके, 855 डिवाइडेड बाय 1.5 है 570, ठीक है। समझ में आया ना। A current of 2 milliampere was passed through an unknown resistor which dissipated a power of this much. Dissipated power when an ideal power supply of इतना इस कनेक्ट, आइडियल मतलब जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो करंट इतना था, अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू पावर इतना है, तो पावर इज आई स्क्वायर आर। तो अननोन रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा पावर बाय आई स्क्वायर, पावर बाय आई स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो मिली है, मिली का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -6 आएगा, ऊपर जाके इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.1 इंटू 10 के पावर 6 ओम, तो अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 1.1 मेगा ओम, है ना, ठीक है। अब इसी अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आइडियल पावर सप्लाई जोड़ दे, तो आइडियल मतलब यही होता है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइडियल पावर सप्लाई का जो ईएमएफ है वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई की बराबर हो जाएगा, तो इसके थ्रू पावर डिसिपेशन जो होगा ई स्क्वायर बाय आर सिंपली, है ना। मेगा, ठीक है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करें अगर, तो 121 डिवाइडेड बाय 1.1 यानी 110 बाय 10 की पावर 6 वाट, ठीक है। यानी 11 इंटू 10 की पावर -5, है ना। The Wheatstone bridge shown in figure gets balanced when carbon resistor R1 has color code orange, red, brown, ठीक है। तो ऑरेंज रेड ब्राउन का मतलब ऑरेंज रेड ब्राउन, ऑरेंज रेड ब्राउन 32 इंटू 10 यानी 320, ठीक है। ऑरेंज के लिए 3, रेड के लिए 2 और ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, तो 320, ठीक है ना। तो ऑरेंज रेड ब्राउन मतलब 320 ओम।
ठीक है, तो R1 का वैल्यू 320 है, R2 R4 का वैल्यू दे दिया है। अज्यूमिंग द कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स गिव देयर एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, तो मतलब जो कलर कोडिंग से रिजल्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। द कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर यूज फॉर R3, तो हम लोग को क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए ना, तो बैलेंस्ड है मतलब R3 बाय R1 शुड बी इक्वल टू R4 बाय R2, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, है ना। यहाँ से R3 का वैल्यू आ रहा है R4 बाय R2 इंटू R1। R4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, है ना, R4 40, R2 80 और ये 320, ठीक है, तो ये आ जाएगा 160। तो आपका R3 जो है 160 है ना। तो अगर R3 160 है तो वापस 160 160, ठीक है ना, तो 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ठीक है, यानी 10 की पावर 1 है ना। 160 को हम लोग 16 इंटू 10 की पावर 1 लिखेंगे ना, 10 की पावर 1, ठीक है ना। तो सबसे पहला डिजिट जो है उसके करस्पॉन्डिंग ब्राउन आया, दूसरा डिजिट के करस्पॉन्डिंग ब्लू है, शायद ये ब्लू, ब्राउन ब्लू और 10 की पावर 1 ब्राउन, तो ब्राउन ब्लू ब्राउन, ठीक है, ब्राउन ब्लू ब्राउन, ब्राउन ब्लू ब्राउन ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है ना। लिख भी देता हूँ मैं, ब्राउन ब्लू ब्राउन, ठीक है। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज इज गिवन 4 ओम, ठीक है, मीटर ब्रिज ए बी, ओके, इसको मीटर ब्रिज बोल रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, सेल जो है 0.5 का है, रियोस्टैट जो है 2 ओम का है, ठीक है, रियोस्टैट इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, थ्योरी में मैंने बताया था, अभी बता दे रहा हूँ। ओके, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट जे, ठीक है, व्हेन द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल ऑफ ईएमएफ E2 द सेम नल पॉइंट इज फाउंड, मतलब सेम जगह पे नल पॉइंट मिल रहा है लेकिन रियोस्टैट का वैल्यू अब 6 ओम का है, ठीक है, तो E2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। ठीक है, तो दोनों केस में ये वहीं पे आ रहा है ना, ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो E के बराबर होगा, ठीक है ना, तो E शुड बी इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट से निकाल सकते हैं, है ना, वो हो जाएगा I इंटू इस पार्ट का रेजिस्टेंस, ठीक है, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट, है ना। ओके, अब रेजिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट तो चेंज नहीं होगा दोनों केस में, ठीक है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला ना, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू I1 बाय I2, ठीक है ना, क्योंकि डज नॉट चेंज, या सेम इन बोथ केसेस, ठीक है। हम लोग क्या चेंज किया, इसका रेजिस्टेंस चेंज किया, इस बारे में कोई चेंजेस नहीं रहा है, ठीक है ना। अब फर्स्ट केस में ये है E1 और E1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है E, सेकेंड केस में E2, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो EMF है इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.5, तो E1 की वैल्यू हमें दी गई 0.5, है ना, छोटा कर लेते सब दिखे एक साथ, E1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, E2 का वैल्यू हमें पता करना है। फर्स्ट केस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, तो करंट होता है EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, ठीक है ना, तो इसका रेजिस्टेंस 4 और रियोस्टैट का है 2, 6, ठीक है, 6, तो I1 का वैल्यू होगा, अब देखो दोनों केस में ये तो वही रहेगा, तो I1 हो जाएगा E बाय R1, ये E बाय R2, ठीक है। तो सेकेंड केस का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ AB प्लस 6, तो रेजिस्टेंस ऑफ AB कितना था 4, 4 प्लस 6, है ना, और फर्स्ट केस में है रेजिस्टेंस ऑफ AB प्लस रियोस्टैट का रेजिस्टेंस 2 है, तो 4 प्लस 2, ठीक है। तो 1/2 E2 इज इक्वल टू 10/6, तो 2 पचे 2 तिया, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 3/10 यानी 0.3, ठीक है ना।
Two equal resistances when connected in series to a battery consume electric power 60 watt if these resistance are not connected in parallel combination to the same battery. तो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगी, ठीक है। दो इक्वल रेजिस्टेंस है, उनको सीरीज में जोड़े हैं और सीरीज में जोड़ने के बाद किसी बैटरी से कनेक्ट करने पे 60 वाट का पावर कंजम्पशन हो रहा है। अगर उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितने का होगा, तो हमें पता है पावर कंजम्पशन होता है V²/R, है ना, ठीक है। बैटरी को आइडियल मान लेते हैं, तो P1/P2 इज इक्वल टू R2/R1, ठीक है। अब दोनों रेजिस्टेंसेस तो इक्वल है, इक्वल रेजिस्टेंसेस के लिए ये सेकेंड केस का रेजिस्टेंस यानी पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्वलेंट इतना, इसका इतना, तो 1/4 है ना। तो P1/P2 इक्वल टू 1/4, तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 240, ठीक है। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस P and Q आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, P and Q आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। जब R का वैल्यू 400 है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ओके, और इंटरचेंजिंग P and Q, ठीक है। तो R का वैल्यू जब 400 है तब ब्रिज बैलेंस है, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो लिख लेते हैं हम लोग दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है ना। P/400 इज इक्वल टू Q/X। ऑन इंटरचेंजिंग P and Q, P और Q को इंटरचेंज कर दिए, यानी यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे P आ गया, तो R की वैल्यू क्या हो, R की वैल्यू है 405, ठीक है ना। तो सेकेंड केस में ऐसा है Q P, है ना, 1 2 3 4, तो सेकेंड केस में ये फिगर है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस में हो जाएगा बैलेंस्ड है फिर से, ठीक है। तो हम लोग को बोला एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप अगर P/Q का वैल्यू ये निकालो या P का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से P का वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो P/Q का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 400/x और यहाँ से P/Q का वैल्यू आ जाएगा x/405, ठीक है। तो P/Q 400/x और यहाँ से P/Q 405/x, ठीक है। therefore 400/x इज इक्वल टू P/Q 400/x है और यहाँ से P/Q x/405 है, उल्टा लिखा हूँ मैं, वही सोचा x कैंसिल हो जा रहा है। तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 400 × 405 का स्क्वायर रूट, चारों आंसर करीब करीब भी है, 402.4, ठीक है, ऑप्शन 4 है ना। फॉर द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटे हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो आप इस बैटरी का इक्विवेलेंट बैटरी बनाओ, ठीक है ना। तो ए, तो ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है। सॉरी, तो इसका इक्विवेलेंट बना रहे हो आप, है ना। ए से डी के बीच में 5 ओम, तो इक्विवेलेंट मतलब इस पूरे दुकान के बदले एक ही ड्रॉ करोगे ना, तो डी से सी के बीच में 3 बैटरी है पैरेलल में, उसके बदले एक बैटरी ड्रॉ करोगे, तो डी से सी के बीच में एक बैटरी और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। डी से सी के बीच में और सी से बी के बीच में 10 ओम, ठीक है। तो 5 ओम इसका इक्विवेलेंट और ये 10 ओम, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ई का वैल्यू, हमें क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इक्विवेलेंट बैटरी पैरेलल बैटरीज के कनेक्शन केस में क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, किसी को भी E1 E2 E3 ले सकते हो आप, डिवाइडेड बाय, तो 6/3 यानी 2 वोल्ट, तो ई का वैल्यू 2 वोल्ट है ना। तो ये चीज़ एक्चुअली में 2 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये 2 वोल्ट है ना। अब इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि कोई क्लोज सर्किट है ही नहीं, यहाँ पे क्लोज सर्किट था
लेकिन एक बार ऐसा ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे तो क्लोज सर्किट क्लोज पाथ कोई है ही नहीं, ठीक है ना, मतलब कोई लूप टाइप का चीज़ नहीं, तो करंट फ्लो होगा नहीं। तो ए और बी के बीच का वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इन दोनों पॉइंट के बीच का है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का है 2 वोल्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट, है ना। इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर बी शोन इन फिगर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। ओके, तो पहला केस में R1 बाय R2 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40, ठीक है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 100 माइनस 40 सेंटीमीटर है ना, यानी 100 बाय 60 लिख दो, ठीक है। ओके, अब बोला गया है इफ अ 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, तो R1 के बदले अब R1 प्लस 10 हो गया, ठीक है। R1 के बदले R1 प्लस 10 हो गया। द नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10, ठीक है। अगर ये बड़ा करेंगे तो नल पॉइंट तो इस तरफ ही शिफ्ट होगा, तो ये भी डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में नल पॉइंट शिफ्ट बाय इतना, मतलब ये 40 10 बढ़ गया तो 50 हो गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 50 हो गया। याद रखना, इसको बढ़ाएंगे तो ये लेंथ बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको बढ़ा दिया बाय 10 तो ये लेंथ भी बढ़ गया होगा, और कितने अमाउंट से बढ़ा है, 10 सेंटीमीटर से बढ़ा, तो पहले 40 था, 10 से बढ़ गया तो मतलब 50 हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R1 प्लस 10 सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट करें ताकि, ठीक है, ये तो आसान है। ओके, तो इसके लिए R1 का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। ये R1 प्लस 10 इंटू नया रेजिस्टेंस जो भी होगा R3 डिवाइडेड बाय दिस प्लस R3, हाँ R1 का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लोगे तो R1 बाय R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 बाय 60, यही आएगा ना, ठीक है। डिवाइड कर दो, कैंसल, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय 1, ठीक है। तो यहाँ से 4 बाय 6 2 बाय 3, तो R1 का वैल्यू आपको मिल गया 20 ओम, ठीक है। एक बार आपको R1 पता चल गया तो न्यू वैल्यू ऑफ R1 क्या था, R1 प्लस 10, है ना। अब याद रखना, ये 10 सेंटीमीटर उधर घिसक गया था, यहाँ 10 ओम ऐड किए, हम लोग को वापस ये वही पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। तो वही पोजीशन में वापस तभी आएगा जब इस पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 के बराबर होगा। तो R1 प्लस 10 के साथ पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस जोड़े, दिस इज इक्विवेलेंट टू R1, तभी तो पुराना केस हो जाएगा वापस, ये वापस R1 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस वापस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो R1 प्लस 10 के साथ पैरेलल में क्या जोड़े, है ना। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट यही लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है। R1 का वैल्यू तो 20 है, पुट कर दो, तो R का वैल्यू हो जाएगा 60 ओम, है ना, 60 आएगा ना, ये 2 बाय 60 3 बाय 60 1 बाय 20, हाँ 60 ओम, ठीक है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करेंट्स आर दिस, तो नेगेटिव करंट है मतलब I1 जिस तरफ दिखाया गया होगा, I1 नीचे की तरफ दिखाया गया, एक्चुअली में I1 ऊपर की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड वाइज 0.3 होगा, ठीक है। और फ्लोइंग एज शोन द करंट I2 I3 I6, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे जंक्शन लगाते हैं, हमें देखो इस पॉइंट पे जंक्शन अगर लगाए, ठीक है, तो करंट, ये वाला करंट इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, मतलब एंटरिंग करंट में गिना जाएगा, ये भी एंटरिंग करंट में गिना जाएगा, और इस पॉइंट को लीव करने वाला दो करंट है I2 और I3 I6 I2 I1, ठीक है। ओके, इस पॉइंट का हो गया, और I1 और I2 मिलकर I4 दे देंगे, है ना। आप अगर ये नेगेटिव साइन वाला जो चीज़ मैं शुरू में बताया वो नहीं समझ में आया तो आप ऐसे सिंपल करो, जो एरो दिया गया उसके हिसाब से लिखते जाओ इक्वेशन, और वैल्यू जब पुट करोगे I1 का तो -0.3 पुट करोगे तब भी सही होगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे लगाएंगे तो I1 प्लस I2 I4 के बराबर है ना। तो लिख लेते हैं ना वैल्यू, I1 का वैल्यू -0.3, I2 का वैल्यू हमें नहीं पता, I4 का वैल्यू 0.8, तो I2 का वैल्यू हो जाएगा 1.1, ठीक है। ओके, I3, ठीक है, इस पॉइंट पे लगाए तो I3 प्लस I5 I4 के बराबर है। I4 एंटरिंग करंट, लिविंग करंट, तो इस पॉइंट पे लगाए अगर,
I4 और I5 0.8 0.4, I4 है 0.8, I5 0.4 है, सॉरी, ठीक है, I4 0.8, ये 0.4, तो I3 का वैल्यू 0.4, ठीक है। I2 I3 मिल गया, बस तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। I2 I3 मैथ देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है 1.1 और 0.4, 1.1 और 0.4, ठीक है। तीसरा भी मैच हो ही जाएगा अगर आप निकालोगे तो। I6 पूछा है ना, I6 यहाँ से निकल जाएगा आपका, है ना। या यहीं पे देखो ना, अरे I5 और I6 तो इक्वल होंगे, I5 और I6 इक्वल होंगे, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। I5 इक्वल टू I6, सबसे पहले तो I6 ही निकल जाता, तो I5 की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 0.4, ठीक है। पहले ऑप्शन आ गया था, तब भी मैं कंफर्म कर रहा था तीसरा वाला ही मैच कर रहा है कि नहीं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन ए पैरेलल प्लेट इज दिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया, वैल्यू ऑफ करंट पूछा गया 4 सेकंड पे। 4 सेकंड पे आप देख सकते हो ना, डी क्यू बाई डी टी तो जीरो है ना। करंट क्या होता है, स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो स्लोप क्या है यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ज़ीरो, स्लोप इज ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो, है ना। टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ दिस एंड दिस बल्ब्स ड्रॉ पावर P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहला बल्ब दूसरा बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं 220 वोल्ट के अक्रॉस, ठीक है। ओके ओके, अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इतना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के अक्रॉस अप्लाई करोगे तो इतना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। इतना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये पावर है, इतने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पावर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं, क्योंकि दोनों बल्ब ओके आइडेंटिकल भी नहीं, तो पहले आर निकाल लेते हैं इसका। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, है ना। तो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी करो, पी, ठीक है। ओके, तो आप एक्चुअली में उसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप R1 R2 अगर निकालो, ठीक है, इसको R1 बोल रहे हो, इसको R2 बोल रहे हो, R1 R2 का रेशियो P2 P1 हो जाएगा, क्योंकि ये V तो दोनों केस में सेम है। तो P2 P1 100/25, ठीक है, 4:1, है ना। यानी 4R है तो ये R है, ठीक है। तो ये वोल्टेज का कितना पार्ट इसके अक्रॉस रहेगा, या पावर कंजम्पशन यहाँ पे देखोगे, ये R1 है, ये R2 है, तो पावर कंजम्पशन इन 1, ठीक है। एग्जैक्टली निकाल भी सकते हैं हम लोग। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका 4/5 हो जाएगा, है ना। करंट तो दोनों में सेम फ्लो होगा क्योंकि सीरीज में है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस 4 गुना ज़्यादा है, तो ये 4 टाइम्स इस ज़्यादा रहेगा इससे। तो इसके अक्रॉस 4V होगा, तो इसके अक्रॉस V होगा, तो टोटल 5V इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो यहाँ से V का वैल्यू मिल गया 5 चौक 20 44, है ना, ठीक है। तो वोल्टेज इतना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 44 वोल्ट है और इसके अक्रॉस 220 - 44, ठीक है। हाँ, तो पावर V स्क्वायर बाय R कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। वैसे अरे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, डेटा ऐसा दिया हुआ है कि इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, R आप ही निकालना ही पड़ेगा आपको वैसे, ठीक है। तो अब देखो, ऑप्शन में पहले ध्यान नहीं दिया था, ऑप्शन ऐसा है कि और आसानी से हो जाएगा। तो पावर 1 बाय पावर 2 इक्वल टू 4R/R इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि दोनों सीरीज में तो सेम करंट फ्लो होगा, तो पावर का रेशियो 4:1 होगा, ठीक है ना। तो 4:1 वाला ऑप्शन तो बस 1 में है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो 4/16 1/4 है, ठीक है ना। मैं जो बताया था इसके ऊपर पोटेंशियल फिर मिल गया था, और आप किसी एक को यूज़ करके, जैसे यहाँ पे R की वैल्यू निकालना है इसके लिए, तो एक्चुअल में तो ये रेशियो लिए थे तो पता नहीं चला था ना, ठीक है। एग्जैक्टली R का वैल्यू नहीं मिला था, मैं खाली रेशियो मिला था। तो यहाँ पे V का वैल्यू पुट कर दो, P का वैल्यू पुट कर दो, R एग्जैक्टली मिल जाएगा।
तो आर पता है तो 4R भी पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल में पता है, इसके अक्रॉस पता है, तो इसके अक्रॉस पावर इसके थ्रू पावर निकालने के लिए V² कर दो, V का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, है ना। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन व्हेन की K1 इज क्लोज बट K2 इज ओपन। अरे ये तो ओपन या क्लोज रहे, अगर ऐसे ज्वाइंट है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये मुझे लगता है गलत है, ठीक है। तो मुझे लगता है प्रिंटिंग एरर है, इसको मिटाओ। ओके अब ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन व्हेन K1 इज क्लोज्ड, तो ये ऑन है, ठीक है, एंड K2 इज ओपन, तो इसका कोई यूज़ नहीं है अभी फर्स्ट लाइन में, तो ऐसा करके फ्लो हो रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज θ0, है ना। ऑन क्लोजिंग K2 एंड R2 का वैल्यू 5 ओम कर दिए, तो K2 को सर्किट का पार्ट बना दिए और इसका वैल्यू 5 ओम अगर रखे हैं, तो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स θ0/5, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या होगा, नेग्लेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिकली फर्स्ट केस में करंट ऐसे जा रहा है, सेकंड केस में करंट ऐसे गया, यहाँ पहुंचा, कुछ पार्ट में स्प्लिट हुआ और फिर दोनों मिलकर यहाँ पे जा रहा है, बस। बाकी ये सबको देख के डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल रेजिस्टेंस है, सिंपल वायर यहाँ पे टूटा हुआ है, फिर जोड़ दिए बाद में, ठीक है। वैसे ये भी वायर शुरू से दोनों केस में जुड़ा हुआ है ना। अब डिफ्लेक्शन इन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। ये आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब पढ़ाया जाएगा डिटेल में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, वहाँ पे देखोगे, ठीक है ना। तो पहले केस में डिफ्लेक्शन θ0 था, तो पहले केस में करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर अगर I1 है, तो दूसरे केस में करंट I1/5 है, ठीक है, ओके। तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है, याद रखना, ठीक है। तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द सेकंड केस डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस हो जाएगा 1/5, ठीक है। सेकंड केस में जो करंट जा रहा होगा और फर्स्ट केस में जो करंट जा रहा होगा, दोनों का रेशियो इतना है, ठीक है ना। सेकंड केस में डिफ्लेक्शन 1/5 है फर्स्ट केस के, ठीक है, ओके। अब सेकंड केस के लिए या फर्स्ट केस के लिए अगर देखें तो I1 I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, देखो। तो फर्स्ट केस में ये है सिचुएशन, ठीक है, इसका तो कोई रोल नहीं है वहाँ पे, है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या है, बैटरी मान लो EMF E का है, ये पूरा चीज़ E का है, ये तो जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे कि I1 इज इक्वल टू E/220 प्लस G, है ना, 220 प्लस इसका रेजिस्टेंस G, करंट जिसने कितने रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, इसको और इसको ही तो क्रॉस करे, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब I2 के लिए मुझे एक फ्रेश डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ बनाता हूँ। तो I2 के लिए ये 220, ये 5, ये G, ठीक है, I2 यही तो है। देख लो, पहले रियलाइज करो कि ये अगर यहाँ पे इसको रखे तो R2 रेजिस्टेंस आ जाएगा, R2 का वैल्यू 5 था, ठीक है, 220 भी है और यहाँ पे E है बस, तो ठीक है। तो ये हो गया I2, है ना। अब I2 आराम से निकाल सकते हैं। I2 के लिए देखो क्या होगा, पहले टोटल करंट तो हो जाएगा E डिवाइडेड बाय दिस प्लस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और उसमें भी I2 का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, I2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो तरीका होता है करंट का डिवीजन इन पैरेलल रेजिस्टर्स, उससे कर लेंगे, ठीक है ना। तो टोटल करंट, तो I2 का वैल्यू शुड बी इक्वल टू टोटल करंट, अगर I फ्लो हो रहा है तो I करंट का कितना पार्ट यहाँ जाएगा, वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है ना, 5 डिवाइडेड बाय, तो इसका करंट निकालना है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस, ठीक है ना। और I का जो वैल्यू है वो खुद निकालने के लिए आप क्या करोगे, I का वैल्यू शुड बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 220 दिस, और जहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाय 220 प्लस इसका इक्विवेलेंट 5G डिवाइडेड बाय 5 प्लस G। मेरा 5 और S सेम दिखता है ना, इनटू ये क्या है 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस G, ठीक है। बस अब I2 का एक्सप्रेशन मिल गया है, I1 का एक्सप्रेशन मिल गया है, I1 बाय 2 को पता है 1/5 ही है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ लिख देते हैं,
तो एक नया पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अरे किस टाइप का पेज आ गया, क्या हो रहा है, किधर है भाई तू, चला जा। इसी साइज का चाहिए ना, पतला वाला लो, ये मोटा वाला आ गया। क्या होगा मेरा, पेज ऐड करते वक्त तुरंत अंडू नहीं हो सकता, तो ऐसे करके डिलीट करना पड़ता है। मैं तो फंस गया। करंट एंड डेप टेम्पलेट लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको पता है I2/I1, I2 की वैल्यू ये बड़ा नंबर है ना, कॉपी कर लेते हैं। I2/I1 इक्वल टू 1/5 है ना, तो I2/I1 E/220 प्लस जी, ठीक है, इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। अब इससे देखो क्या क्या होगा, ई कैंसिल, ठीक है बस बाकी कैलकुलेट करना होगा, मेहनत है इसमें, यहीं पे कर लेते हैं, 1/5 बाद में लिखेंगे। 5 डिवाइड बाय 5 प्लस जी इंटू 220 प्लस जी, हाँ, इंटू ये वाली चीज़, तो इस वाली चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो ये है 5 प्लस जी 1100 प्लस 225 जी, ठीक है, तो 1100 प्लस 225 जी, ठीक है ना। ओके, तो यही आ रहा है, और ये है आपका 1100 प्लस 5G डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 225G, और इसका वैल्यू आना है 1/5, ठीक है। तो बस हो जाना चाहिए यहाँ से, तो 5500 प्लस 25G इज इक्वल टू 1100 प्लस 225G, तो 4400 इज इक्वल टू 200G, तो G का वैल्यू 22 ओम, 22 ओम, अच्छी बात है। मैं श्योर नहीं था कि कैलकुलेशन मैं सही करूँगा, लेकिन मैच कर गया तो होपफुली सही है, बता देना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो। आगे बढ़ते, ए मीटर ब्रिज वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आ गया, आप R/X इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 - L वो सब भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि वो लाने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला ही मीटर वायर कंसिडर किए थे, है ना। मतलब सिमिलरली अगर पोटेंशियोमीटर वायर भी होता नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो यहाँ भी आप भूल जाओगे कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। वेरिएशन ऑफ dr/dl इज शोन एज दिस, मतलब इज गिवन एज दिस, टू इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन, ठीक है, दोनों इक्वल रजिस्टर्स है, तो गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन का वहाँ पाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो इन दोनों पार्ट्स का रेजिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। लेंथ इक्वल नहीं, वो लेंथ इक्वल तो तब होगा जब ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, जो कि है नहीं, ठीक है ना। तो इन दोनों पार्ट्स का रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला एक वायर का लेंथ दे दिया है, और उसका कौन सा पॉइंट के लेफ्ट साइड का टोटल रेजिस्टेंस और राइट साइड का टोटल रेजिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसको R1 और R2 बोले, तो R1 इक्वल टू R2, ठीक है। ठीक है, dr/dl आपको दिया है, तो यहीं से देखो ना, इससे आगे बढ़ते हैं, तो dr का वैल्यू dl/√L है ना, ठीक है, या dr इक्वल टू k इंटू dl इंटू √L, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, सपोज आप R1 निकालना चाहते हो, तो R1 के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, x इक्वल टू 0 से लेके, या L इक्वल टू 0 से लेके L इक्वल टू L तक, है ना, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस पॉइंट का x इक्वल 0, इस पॉइंट का x इक्वल L, 0 to L, ठीक है। तो एक k इंटू L की पावर -½ प्लस 1, L की पावर ½ डिवाइडेड बाई ½ यानी 2, ठीक है। तो R1 का वैल्यू इतना आया। वैसे ही R2 का वैल्यू निकालने के लिए
के, इसका इंटीग्रेशन करोगे एल से लेके, ठीक है। ओके, अब यहाँ से यहाँ का रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, एल से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, इसका लेंथ टोटल कितना है भैया, 1 मीटर है ना, एल से लेके 1 तक है ना, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो के, फिर से 2k और रूट एल, तो 1 माइनस रूट एल। ये समझ में आया ना, इंटीग्रेशन कर लो, इसको लिमिट पुट करो, इतना आ जाएगा, और R1 यहाँ से इतना है, ठीक है ना। तो 2k रूट एल, तो दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है ना, R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए। तो 2k 1 माइनस रूट एल इज इक्वल टू 2k रूट एल, 2k कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 2 रूट एल, तो एल की वैल्यू 1/4, सब चीज़ में मीटर में लिया हूँ ना, कैसे पता, यहाँ पे ध्यान देना, मैं 1 मीटर लिया था, ठीक है। अगर सेंटीमीटर लिखता तो यहाँ 100 लिखता, तो ऑफकोर्स अलग आएगा, मतलब सेंटीमीटर में तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आता, 25 आ जाता, ठीक है। 1/4 यानी 0.25, ठीक है। आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर of length 1 meter and resistance 5 ohm. The value of resistance to give a potential difference of 5 millivolt across 10 centimeter, ठीक है। ओके, तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक आइडियल बैटरी है, 4 वोल्ट का रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया गया है पोटेंशियोमीटर वायर के साथ, ठीक है। तो ये मान लो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस 5 ओम, है ना। वैल्यू ऑफ R, ताकि इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए इतने लेंथ के लिए, ठीक है ना। तो इसको देख के आप बोल सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 5 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, ठीक है। तो 5 × 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट तो किसी भी लेंथ के लिए निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू पता है, तो पूरे लेंथ के लिए निकाले, तो पूरा पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड ऑल्सो भी इक्वल टू आपका V0/100 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1, है ना। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V0 है, तो पूरे वायर के लिए भी निकालेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि ये तो एक तरह से इंटेंसिव क्वांटिटी होता है, ठीक है, डेंसिटी टाइप का चीज़ है ना, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अब V0 कैसे निकालेंगे, तो V0 तो बहुत ही आसान है, ये जो 4 वोल्ट है इसका ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा और इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। अब V0 की वैल्यू तो यहाँ से पता है हमें, है ना, वो 5 × इतना, यानी इसके अक्रॉस ड्रॉप हमें पता चल गया 0.05, ठीक है ना। कितना है, 0.05 है ना, 10 सेंटीमीटर के इतना, 100 सेंटीमीटर के लिए 50 मिली वोल्ट, हाँ 50 मिली वोल्ट, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप है 0.05, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 4 - 0.05, तो बस उससे आ जाएगा करंट की वैल्यू या R की वैल्यू, ठीक है ना। तो आप V0 लिखेंगे I × R+5, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस विच इज 5, सॉरी नॉट I × 5, और करंट की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय, बस अब इसको सॉल्व करो, 20 R+5 इज इक्वल टू 20/0.05, 100 से मल्टीप्लाई कर लो 400, तो R का वैल्यू 395 आया, ठीक है, 395 है ना। ओके, तो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मैं बोलता ही हूँ, बहुत डीमोटिवेटिंग लगता है, ठीक है। जो चीज़ ख़राब लगा वो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, रे ऑप्टिक्स के ऊपर बन रहा है, ठीक है। उसमें PYQs करेंगे और थ्योरी का रिवीजन करेंगे। चलो बाय।